Hello, aspirants. I hope that you all are doing well. So, today, or from today onwards, we are going to start our class 7th NCRT. And let's start with the unit number 1. Unit 1 का नाम है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी होती है या क्या है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट. प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने ये देखा है कि इक्वालिटी और जस्टिस हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों साथ में हैं, दोनों एसेंशियल फीचर हैं एक डेमोक्रेसी का. बट इन दिस चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी वी आर गोइंग टू स्टडी इक्वालिटी इन अ मच मोर डीपर बेसिस. Right, so in this chapter there are certain characters. यहाँ पे लाइन लगी हुई है पूरी. यहाँ पे एक टीचर है, एक ट्रेडर है, एक स्टूडेंट है, दो डोमेस्टिक वर्कर्स भी सेम लाइन में खड़े हुए हैं. एंड विद देम an artisan, a housewife, a consultant, a government officer, a media person, an unemployed human, and an industrialist. All of these people are standing in a same line. So now if you look closer at this like whole queue, you will find that all these people belong from different sort of categories. See, their surnames are different. So they're from different castes. Okay, they could be from different regions as well. They might or might be like that. Or they all are doing different sorts of वर्क. तो इनका जो ऑक्यूपेशन है वो सबका अलग अलग है और इनमें से एक का तो ऑक्यूपेशन ही नहीं है, राइट. सो उनकी क्लास भी कुड बी डिफरेंट. somebody could be from the higher upper class etc, somebody could be the lower etc, like however. So all these people are yet standing into the same line. So what line is this? यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ डायलॉग्स अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो वी गेट टू नो दैट ये जो है इलेक्शन की लाइन है. यहाँ जो दो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, दे आर ऑल्सो टॉकिंग विद ईच अदर एंड दे आर सेइंग, सी कितनी बढ़िया बात है कि एज द इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हम सब एक साथ वोट कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट जो इनके जो जहाँ पे भी ये काम करते हैं, इनके जो एम्प्लॉयर हैं वो भी सेम इन्हीं के साथ लाइन में खड़े हुए हैं. सी, सो दिस इज व्हाट दीज पीपल आर थिंकिंग, दैट हाउ दे ऑल आर इक्वल. यहाँ जिस बूथ एरिया में वो खड़ी हुई हैं जहाँ पे शी इज वोटिंग, सो व्हाट शी इज सेइंग दैट शी विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू देयर एरिया. जो भी उनके एरिया में पानी लेकर के आएगा पाइप के थ्रू एंड ऑल दैट. सो थ्रू दिस यू आर गेटिंग टू नो कि एक तरीके से डेमोक्रेसी की नज़र में जो है सारे लोग इक्वल हैं. ऑल ऑफ अस आर इक्वल. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में हमने पढ़ा है. ऑल द पीपल irrespective of their caste, creed, gender, religion, etc. they can vote. All they have to be is 18 or 18 plus, right? So all of them are equal. सब लोग एक लाइन में ही खड़े हुए हैं. All of them are equal. है ना. इक्वालिटी को और डीपर बेसिस पे we'll understand in this chapter, but just for now get to know that in the eyes of law all of us are equal. सो हमें पता है दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. हमने पहले भी पढ़ चुका है, हमने की एलिमेंट्स पढ़े थे डेमोक्रेसी के. यहाँ पे क्या है बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब कि पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए और इक्वालिटी एंड जस्टिस. दैट्स व्हाट वी स्टडीड, राइट. सो इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. एक डेमोक्रेसी के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितना भी काम एक डेमोक्रेसी करता है, उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है? इक्वालिटी इन्फ्लुएंस करती है, राइट. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी क्यों जरूरी है और क्या और नहीं सारे लोग इक्वल हैं या नहीं हैं इस देश में, राइट. सो यू हैव अंडरस्टूड इट प्रिटी वेल. आई होप दैट यू हैव ऑल अंडरस्टूड इट प्रिटी वेल कि किस तरीके से यहाँ पे दे ऑल आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. अच्छा, वोट दे दें लोगों ने, बाद में ये जा रहे हैं, ठीक है, वी विल सी यू, ठीक है, बाय बाय हो गया यहाँ पे. इसके बाद दीज पीपल, दीज टू डोमेस्टिक वर्कर्स आर टॉकिंग विद ईच अदर एंड वन ऑफ देम सेज, कांता सेज दैट उसकी बेटी को काफी फीवर है और उसको लाइक लेके जाना है उसको हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी उससे पहले काम पे जाना पड़ेगा क्योंकि जिस इंसान के लिए वो काम करती है यहाँ पे उससे कुछ पैसे मांगने पड़ेंगे, तभी वो अपनी बेटी को दिखा पाएगी. घर जाके वो अपनी बेटी से मिल रही है पहले, ठीक है, उसने बोला कि कोई बात नहीं तुम अभी ये पियो और फिर शाम को मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगी. नाउ व्हेन शी इज मूविंग आउट ऑफ हर एरिया, जब वो बाहर जा रही है तो यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है. यहाँ पूरा जो एरिया में वो रहती है वहां पे पूरी के पूरे में गंदगी पड़ी हुई है. सो व्हाट शी इज सेइंग दैट नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन. द बस्ती इज नेवर क्लीन. जिस बस्ती में वो रहती है वो कभी साफ ही नहीं होती. इट इज नेवर क्लीन. सो जब हम पिछले चैप्टर्स पढ़ रहे थे, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये काम होता है कि वो क्या करेगी, सब जगह की सफाई करेगी. और कई बार क्या होता है, जो रिच एरियाज होते हैं वहाँ की तो सफाई हो जाती है, लेकिन जो पुअर लोगों का एरिया होता है जहाँ पे वेल ऑफ इनकम वाले लोग नहीं रहते हैं, वो जगह साफ होती ही नहीं है, राइट. सो इज दिस इक्वालिटी? इट इज नॉट.
सो अभी हम यहाँ पे यही तो कह रहे थे कि सब लोग इक्वल है या नहीं. सो इज दिस अ फॉर्म ऑफ इक्वालिटी? आप एक जगह साफ कर रहे हैं, आप दूसरी जगह साफ नहीं कर रहे हैं, एक जगह में कंप्लीटली गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई है. राइट टू लाइफ तो हमारा बेसिक राइट है ना, जिसमें क्लीनलीनेस भी आती है. ये सारा इंश्योर करना कि इंसान अच्छे से रह रहा है, उसे खाना पानी अच्छा मिल रहा है, उसको बिना अडल्ट्रेटेड फूड मिल रहा है. ठीक है, वाटर में कोई केमिकल तो नहीं है, जिस जगह वो रह रहे हैं वो जगह साफ है. ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की. This is a form of equality. Everybody deserves a clean place, right? Moving forward, we see that she is cleaning here and she is saying to her that make sure to do the corners properly. This is what happens in a home, right? Now she is also giving her the advance, but also saying that don't make a habit of it. So basically, एक चीज अगर आप देखो यहाँ पे in this whole throughout thing, क्या इसको कोई बिलीव मिली है? नहीं. अगर ये छुट्टी करेगी तो क्या होगा? इसके पैसे कटेंगे. But if we compare her life to the people who are working in the MNCs, etc., they get all the sorts of leaves. In fact, they get their health insurance for their families also, and the companies pay for their family also, right? उनकी फैमिली का भी जो हेल्थ केयर होता है पूरा, उसके लिए भी तो कंपनी पेज. तो क्या ऐसा एक डोमेस्टिक वर्कर के साथ हो रहा है? नहीं हो रहा. तो क्या यहाँ पे इक्वालिटी है? दैट इज द क्वेश्चन ओवर हियर. एंड नाउ ऑल्सो जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी हुई है तब भी उसे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे. एंड व्हाट शी इज सेइंग दैट उसके मैम को और उसके जो सर को जहाँ पे वो काम करती है उन लोगों को इस लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, भले ही वो वोटिंग की लाइन में खड़े होते हों. लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तब वो किसी भी तरीके की लाइन में खड़े नहीं होते. सो यहाँ क्या है? जॉब सिक्योरिटी है? नहीं है. हेल्थ केयर मिल रहा है? नहीं मिल रहा. क्लीनलीनेस मिल रही है? नहीं मिल रही. So all these are the aspects of her life, of a life of a domestic worker, of a life of a poor people, of a poor person in our country, जिसको resources अच्छे से available नहीं है. Right? Now थोड़ा ये स्टोरी समझ ली एक तरीके से, आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि हम यहाँ पे किस बारे में बात करने वाले हैं. अब यहाँ पे जो है वो पढ़ते हैं. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute. इक्वल राइट टू वोट, सबका सेम हक है वोटिंग का, है ना. जो स्टोरी शुरू हो रही है वो लाइन में खड़ी हुई अपना वोट देने के लिए, वहां से शुरू हुई. उसके बाद हमने वेरियस लोगों को देखा जो उसके साथ खड़े हुए हैं, है ना. कांता ने रिकॉग्नाइज किया अपने एम्प्लॉयर को और उसके नेबर को. तो एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जितने भी अडल्ट हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या वो गरीब हैं, क्या वो अमीर हैं, इन सबको वोट देने का अधिकार है. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, और इस अधिकार को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. वी नो दिस, राइट. सो इट इज एन आइडिया और इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सबका एसेंशियल एस्पेक्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, सो यू आर नॉट अ डेमोक्रेटिक country, or even if you are, so not in a true sense. So the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. इसका जो आइडिया है वो किस आइडिया पे बेस्ड है? इक्वालिटी के आइडिया पे बेस्ड है, क्योंकि ये कहता है कि हर एक अडल्ट, जो कंट्री का हर एक अडल्ट है, ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो ही है या शी है, जो भी है उसको वोट देने का हक है. और कांता बहुत एक्साइटेड है वोट देने के लिए, क्योंकि उसे लगता है, या ऐसा है एक्चुअल में, दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज 1 वोट. सबका एक ही वोट है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप किसी मंत्री के बेटे हैं, आप कोई ऑफिसर हैं, या फिर आप कोई डोमेस्टिक वर्कर हैं, आप सबके वोट का एक ही काउंटिंग होगी. ऑल ऑफ इट मीन्स 1 vote, 1 person, 1 vote. But okay, so now here what Kanta is feeling, she's feeling okay, everybody is very equal, everything is very nice. But as the day goes on, Kanta becomes less certain about what equality really means. उसको ये लगने लगता है कि क्या एक्चुअली इक्वालिटी है यहाँ पे, और वो इतनी अनश्योर क्यों है? क्योंकि अगर हम उसके दिन को देखें तो पहली बात तो वो स्लम में रह रही है, उसके पीछे का जो नाला है वो कभी साफ ही नहीं होता, है ना. उसकी बेटी बीमार है, वो अपने काम से भी छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉयर से पैसे उधार लेने पड़ेंगे अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के लिए. उसकी जो जॉब है एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह, वो उसको थका देती है, और जब वो घर आती है तो उसको फिर से एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है हॉस्पिटल में, है ना. तो ये जो पूरी लाइन है हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ये इस तरीके से इसीलिए है, सुबह वाली लाइन की तरह नहीं है ये.
सुबह कौन-सी लाइन लगी थी? जो वोटिंग वाली लाइन थी, उस लाइन की तरह नहीं है। ये जो हॉस्पिटल की लाइन है, ये अलग है क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं मोस्ट ऑफ देम आर पुअर। इनमें से बहुत सारे लोग गरीब हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एकांता के पास इनफ रीज़न्स हैं अपने आप को या ये डाउट करने का कि इज़ शी रियली इक्वल और नॉट? सो फ्रॉम दिस व्हाट आर वी गोइंग टू लाइक फ्रॉम दिस होल एंटायर थिंग जो भी हमने पढ़ी है, हमें क्या समझ में आया यहाँ पे दैट आर पीपल एक्चुअली इक्वल? क्या हमारे पास सच में वो रिसोर्सेज हैं, सच में वो फैसिलिटीज हैं जिससे हम ये कह पाए दैट वी आर इक्वल इन अ ट्रू सेंस? डू वी हैव इट? अच्छा, और भी तरीके की इक्वालिटीज होती है यहाँ पे अगर आप ये देखो साइड में, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा अब कास्ट सिस्टम ज़्यादा तो नहीं ही है, स्पेशली अर्बन एरियाज में नहीं है, रूरल में शायद होगा। बट इफ़ यू लुक एट दिस, ये मैट्रिमोनियल साइट्स की कुछ पिक्चर्स और क्लिप्स हैं यहाँ पे, यू सी हाउ दे हैव मेंशन्ड इट। अच्छा कास्ट नो बार, कास्ट कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी चलेगी, लेकिन SC ST एक्सक्यूज ये नहीं चलेंगे। यहाँ पे क्या चाहिए इन्हें? गुप्ता बॉय चाहिए। यहाँ पे क्या है? ब्राह्मण। सो ऑल दीज थिंग्स आर द रेफरेंसेस टू द कास्ट इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स गिवन हियर। नाउ कांता इज वन ऑफ द मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। ठीक है, सब लोगों की तरह वो भी एक लोकतांत्रिक भारत में रहती है जिसके पास वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट है, लेकिन जिसकी डेली लिविंग और वर्किंग कंडीशंस बहुत बहुत दूर हैं इक्वालिटी से। इक्वालिटी से बहुत अलग हैं। पुअर होने के साथ साथ इंडिया में लोग अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, और यही इनइक्वालिटी हम थोड़ी और डिटेल में यहाँ पे जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? कास्ट सिस्टम है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपने बहुत जल्दी यंग एज में सीख लिया होगा ये सब, लेकिन अगर आप एक अर्बन इंडिया में रहते हो तो आपको शायद लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लिपिंग्स है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की which we have read about it. So this issue is extremely important and caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians also, which is a factor of inequality, right? Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending a school. यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, एक फेमस राइटर थे, उनकी एक फेमस बुक थी झूठन। उसमें उन्होंने अपने एक स्टोरी के बारे में बताया है, जब वो स्कूल अटेंड करते थे तब उस टाइम पे उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता था। ही वॉज अ दलित बॉय, ही वॉज ऑल्सो दलित राइटर इवेंचुअली। सो नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। पहला तो दलित एक ऐसी टर्म है, दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। ये क्लास 6 NCERT में भी था, ये यहाँ पे भी मेंशन है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। दलित एक ऐसा शब्द है जो कि लोअर कास्ट वाले लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दलित का इस्तेमाल होता है दलित का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। और इस शब्द का इस्तेमाल करके जो लोअर कास्ट लोग होते हैं वो ये पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी होता है, और किस तरह से उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने क्या क्या चीज़ें सफ़र करी हैं। So now coming back to the Om Prakash stories, Om Prakash Valmiki story. इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन इन्होंने लिखा है कि जब ये स्कूल जाते थे तब उनको क्लास में दूसरों से अलग बिठाया जाता था, उन्हें ज़मीन पर बिठाया जाता था, और जहाँ वो बैठते थे वहाँ चटाई भी नहीं होती थी, और कई बार उन्हें बहुत दूर दरवाजे के पास बिठाया जाता था। कई बार लोग उन्हें बिना किसी वजह के पीट भी दिया करते थे। और जब वो 4th क्लास में थे तब स्कूल के हेडमास्टर ने ओम प्रकाश से कहा कि जाओ स्कूल में जाके जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे झाड़ू लगाओ। एंड दिस स्टिल हैपेंस इन रूरल एरियाज। दिस एग्जैक्ट थिंग स्टिल हैपेंस इन द रूरल एरियाज। सो नाउ ही इज राइटिंग कि प्लेग्राउंड उनके छोटे से शरीर के लिए बहुत बड़ा था, और इतना सारा प्लेग्राउंड वो साफ नहीं कर पाते थे, उन्हें बहुत थकान हो जाती थी, उनकी पीठ में दर्द हो जाता था, उनका जो पूरा फेस था वो डस्ट से, मिट्टी से कवर हो जाता था, और जो डस्ट थी वो उनके माउथ में भी चली जाती थी, मुंह में भी चली जाती थी। और जब वो झाड़ू लगा रहे होते थे बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते थे, और हेडमास्टर अपने कमरे में से बैठ के देख रहा होता था कि ये झाड़ू लगा रहे हैं कि नहीं। और उस समय इतना सारा काम करवाने के बावजूद इनको पानी तक पीना अलाउड नहीं था स्कूल के वेल या जो भी वाटर कूलर वॉटेवर वो होगा उसके थ्रू। पूरे दिन वो झाड़ू लगाते थे, कभी किवाड़ साफ करते थे, दरवाजे साफ करते थे, कभी खिड़कियां साफ करते थे, ठीक है। और वो देखते थे कि किस तरह से जो टीचर्स हैं वहाँ के स्कूल के या जो बच्चे हैं वो उन्हें देख रहे हैं। ओम प्रकाश से झाड़ू लगवाया जाता था, स्वीपिंग कराई जाती थी स्कूल की, प्लेग्राउंड की, और कई दिनों तक यही चलता रहा।
अनटिल उनके फादर निकल के जा रहे थे, उन्होंने देखा कि क्या हुआ और तब उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंट किया और जाते समय उन्होंने बोला कि आप एक टीचर हैं, आपको समझना चाहिए था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, पर आप याद रखिएगा मास्टर कि ये ओम प्रकाश यही पढ़ेगा और इसकी तरह और लोग भी आएंगे जो पढ़ेंगे। सो दिस इज वॉट ही हैज रिटन इन हिज book autobiography, which is झूठे ना दलित्स लाइफ। सो यू सी, राइट टू एजुकेशन एक बेसिक राइट है। आप कैसे ये डिफाइन कर सकते हो कि कौन अपर कास्ट है, कौन लोअर कास्ट है, किसको आप पढ़ने नहीं दोगे, बैठने नहीं दोगे, जमीन पे बिठाओगे, झाड़ू लगवाओगे एक बच्चे से। सो इज दिस नॉट अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी? किस तरीके से कास्ट सिस्टम इज सो मच इनटू आवर कंट्री, हाउ मच इट हैज अफेक्टेड द यंग माइंड्स, द यंग चिल्ड्रन ऑल्सो। सो नाउ इफ वी लुक क्लोजर टू हिज स्टोरी, आपको क्या लगता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्यों उसके टीचर्स इस तरीके से अनइक्वली ट्रीट कर रहे थे, क्यों उसके क्लासमेट्स उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, और अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा फील होता? ऑल दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच शुड कम इनटू योर माइंड। एंड एज एन ऑफिसर आप लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके साथ डील करना पड़ेगा रूरल एरियाज में जब पोस्टिंग होगी तब। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो वेरी वेल एंड हाउ दिस इज अ मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, जबकि दिस शुड बी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी स्टोरी में हम पढ़ते हैं कि इंसिडेंट जो इंडिया की थोड़ी सी बड़ी सिटी में हुआ था, जो कि काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया के कई सारे पार्ट्स में। एक स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, जहाँ पे ये लोग एक अपार्टमेंट लेने जा रहे थे। इनके पास पैसे भी थे, इनको रेंट देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि वो उनकी हेल्प करे एक प्लेस ढूंढने में, तो डीलर ने इनको इन्फॉर्म किया कि कुछ जगहों को जानता है जहाँ पे मतलब ये सारे रेंट वेंट मिल जाएगा। वो लोग गए वहाँ पे। अच्छा, हम टेलिंग यू दिस इन शॉर्ट एंड जल्दी जल्दी, ओके। तो ये लोग वहाँ पे गए और लैंडलेडी ने जैसे उनका नाम पता चला तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं तो रेंट नहीं दे पाऊंगी, जो भी मीट खाते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग में तो कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता। लेकिन कुछ इधर दूर से बिल्कुल मच्छी पकने की खुशबू आ रही थी। ठीक है, अब क्या था, ये सेम एक्सक्यूज बार बार जब दिया गया इन लोगों को, तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि हो सकता है कि आप अपने नाम चेंज कर लीजिए और अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस कुमार बुला लीजिए। तो अंसारी ये नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कोशिश की कि वो कुछ और घर ढूंढे और पूरा महीना निकालने के बाद उन्हें एक लैंडलेडी मिली जो कि उनको रेंट पे प्लेस देने के लिए ओके थी, जो विलिंग थी इस चीज के लिए। नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि क्या है कास्ट प्रैक्टिस, क्या है, किस तरीके से अगर हम किस कास्ट में बिलोंग होते हैं, कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, कौन सी क्लास में हम आते हैं, हम मेल हैं फीमेल हैं, यही कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये तय करते हैं कि हमें कोई इंसान अनइक्वली ट्रीट करेगा या नहीं करेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, अंसारी के साथ ये सारी चीज़ें इसलिए हुई ना क्योंकि वो एक अलग कास्ट, एक अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो जब भी किसी भी इंसान को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तब उसकी डिग्निटी वायलेट होती है। अगर आप किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो मान मर्यादा है वो वायलेट होगी, उसको हानि पहुंचेगी। सो यहाँ पे जो डिग्निटी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की या अंसारी की, वो वायलेट हुई अलग अलग तरीके से, और उस तरीके से जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया था। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि से झाड़ू लगवाया गया क्योंकि वो किसी एक अलग कास्ट से बिलोंग करता है। तो वहाँ के जो स्कूलमेट्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने उसकी जो डिग्निटी है उसको बहुत बुरी तरह से हार्म किया है, हैम्पर किया है। यहीं पे अगर हम देखें अंसारीज के बारे में भी, तब उनकी भी डिग्निटी हर्ट हुई है। उनको कोई लीज पे नहीं देने वाला था अपना अपार्टमेंट, ऑल बिकॉज दैट दे वर फ्रॉम अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ रिलीजन। तो जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह ना, वो अपना सरनेम वगैरह चेंज कर लें, तो इट वॉज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट ओनली जिसने उस चीज़ को उनसे करने से रोक दिया, एट्सेट्रा। सो ओवरऑल यहाँ पे क्या ये लोग ये सारा डिसरिस्पेक्ट डिजर्व करते थे? नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ ये हुआ, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर एंड वी आर गेटिंग टू नो दिस डिग्निटी इज इम्पॉर्टेंट, और हर इंसान की एक डिग्निटी होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक 1975 में एक फिल्म थी दीवार, जिसमें दिस कैरेक्टर वाज अमिताभ बच्चन कैरेक्टर, ही वाज अ शू शाइनर, और ये उसको उसके पैसे फेंक के दे रहे थे। तो वो बच्चा क्या कहता है कि नहीं, मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। उसने ये कहा कि आप मेरे पैसे, जो मेरी फीस है, वो मुझे मेरे हाथ में दीजिए, क्योंकि मेरा काम जो है उसमें भी डिग्निटी है, ठीक है। मेरा काम किसी से छोटा नहीं है, आप मुझसे बड़े नहीं है, मैंने आपका काम किया है, आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो तमीज़ से देंगे, right? So he demanded that his fee be given respectfully. So every single person has their dignity and nobody should
हैम्पर वॉन्ट्स डिग्निटी एंड ट्रीट देम अनइक्वली। जब भी आप किसी को अनइक्वली ट्रीट करते हो तो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, उनकी डिग्निटी को हार्म कर रहे हो। नाउ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र में किस तरीके से इक्वालिटी काम करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को इक्वल रिकॉग्नाइज करता है, वी नो दिस। इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं इस देश में, भले ही वो मेल हैं, फीमेल हैं, अलग कास्ट से आते हैं, अलग रिलीजन से आते हैं, अलग ट्राइब से आते हैं, उन्होंने एक अलग लेवल की एजुकेशन ली है या नहीं ली है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका जो भी है, वो सब क्या है, इक्वल है। ये इसलिए नहीं है, दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट डेमोक्रेटिक भारत में ये प्रिंसिपल तो है इक्वालिटी का कि हर इंसान को हम इक्वल रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि पहले कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था जो कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से बचाता या इल ट्रीटमेंट से बचाता। लेकिन अब ऐसे सेवरल लॉज हैं जो कि इस तरीके से काम करते हैं, जो लोगों को ट्रीट करते हैं डिग्निटी और इक्वल की तरह देखते हैं। इस रिकॉग्निशन से, जो इक्वालिटी का रिकॉग्निशन हुआ है, यहाँ पे कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस भी आए हैं। पहला तो ये कि ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सारे लोग जो हैं वो इक्वल बिफोर द लॉ हैं। इसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, वट एवर यू आर मेकिंग नोट्स, प्लीज राइट दिस डाउन दैट देयर आर सम फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, भले ही वो प्रेसिडेंट हो इस देश का या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर हो कांता की तरह, उन सभी को सेम लॉज मानने पड़ेंगे, वो सब इक्वल हैं लॉ के सामने। दूसरा है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। कोई भी इंसान के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते उस बेसिस पे कि इसका तो धर्म अलग है, इसका तो रेस अलग है, इसकी तो जाति अलग है, ये तो बिहार में पैदा हुआ था। बिहार हम इसलिए सेइंग बिकॉज यूजुअली लोग इस तरीके से ज़्यादातर बिहार के साथ करते हैं, बट इट कुड बी एनी अदर स्टेट एज वेल। या फिर ये मेल है या फीमेल है, ये फलाना है, ठिकाना है, इन सारे बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के भी साथ। तीसरा है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप एंड मार्केट। सारे लोगों को जो भी पब्लिक प्लेस है, जो भी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे पब्लिक जाती है, वो होटल हो गया या होटल हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, शॉप्स हो गई, मार्केट्स हो गए, या फिर जो पब्लिकली अवेलेबल वेल हैं। ये नहीं कि ये वाले कुएं में से पानी नहीं ले सकते तुम नीचे जाति के लोग हो, ये सब नहीं कर सकते आप। कोई भी रोड है, कोई भी बाथिंग घाट है मान लो, है ना, ये सारी चीजें अगर नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल है तो वो बाकियों को भी अवेलेबल होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं एक्सेस कर सकते, आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा कोई प्रिविलेज लेके कोई पैदा नहीं हुआ है लॉ की नजरों में, ठीक है। फोर्थ है, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। ये जो छुआछूत था या फिर नहीं तुम अछूत हो, ये हो वो हो, ये सब अबॉलिश कर दिया गया है, इलीगल है कि आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, दो तरीके हैं जिसमें ये गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो इक्वालिटी को लेकर आए, गारंटी करे। पहला तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज के थ्रू, और दूसरा हो गया गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स चलाती है, स्कीम्स चलाती है, ताकि वो जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं जिनके साथ बुरा हुआ है, उन सारी कम्युनिटीज के लिए कुछ स्कीम्स चलाती है। जैसे कि सेवरल लॉज हैं यहाँ पे इंडिया में जो कि लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट अपना स्कीम्स भी चला देती है, जैसे कि जिससे कि क्या होगा, लोगों की जो जिंदगियां हैं वो सही हो जाएंगी। लुक फॉर सच स्कीम्स, ओके। होमवर्क दे रही हूँ यहीं पे। ऐसी थोड़ी सी ना कुछ स्कीम्स ढूंढना, और उनके बारे में कुछ नहीं, बस 2-3 ही ढूंढ लेना, 4-5 जो भी मिले तुम्हें इजीली अवेलेबल, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि क्या है, किस तरीके से है। बिकॉज सी, अभी अगर पढ़ते चले जाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। अब अगर आप एक साथ सारी चीजें पाइल कर लोगे कि नहीं हम जब लक्ष्मीकांत उठाएंगे तभी पढ़ेंगे, या जब बिल्कुल शुरू करेंगे तभी पढ़ेंगे, तो उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर वो सब पाइल अप हो जाएगा, फिर बहुत सारा हो जाएगा। अभी वैसे भी देखो हमने कितना स्टेप बाय स्टेप पढ़ा ना। 6th में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा कॉन्सेप्ट के बारे में, अब 7th में हम और डिटेल में पढ़ रहे हैं, 10th 11th 12th आते आते हम और डिटेल में पढ़ लेंगे इन चीज़ों को। सो बेटर यही है कि यहाँ पे एक एस्पिरेंट की तरह चलते चलो और देखो कि एनसीईआरटी बात किस बारे में करिए। जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो हम क्या बच्चे हैं, हमारे के पेपर में आएगा ये नहीं आएगा ना कि कौन कांता थी, कौन फलाना था, कौन ठिकाना था। लेकिन एक एग्जाम्पल की तरह हम लिख सकते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं उनकी स्टोरीज के बारे में, हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये रियल लोग हैं और इनके रियल स्टोरीज हम जानते हैं, इनके बारे में हम समझ रहे हैं। हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हमें समझ में आ जाए कि इनके साथ क्या हो रहा है और एनसीईआरटी में बताना क्या चाह रही है, कॉन्सेप्ट कौन सा इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, यही तो करना है।
तो यहाँ पे देखो फिर से क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला लेती है अपनी, जिससे कि जो है इन लोगों को, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, इनके लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, जिनको अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है कई सालों से। और ये जो स्कीम्स हैं ये एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं इन लोगों के लिए, जो कि इनको पास्ट में नहीं मिली थी। इसी में से एक स्कीम है, मैंने होमवर्क दिया 2-3 स्कीमों का, एक स्कीम तो हमें यहीं मिल गई। इसी में से एक स्कीम क्या है, मिड डे मील स्कीम है। इस स्कीम के दौरान क्या हुआ था, एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था एलिमेंट्री स्कूल्स में, कि उन्हें, जो बच्चे हैं एलिमेंट्री स्कूल वाले, प्राइमरी वाले, उनको जो है लंच मिलेगा और कुक्ड लंच मिलेगा। ये सबसे पहले तमिलनाडु में हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे ही लोगों को यहाँ पे, ये सारे जो स्टेट्स हैं उनको ये प्रोग्राम लेकर आना चाहिए अपने स्टेट्स में 6 महीनों के अंदर। ठीक है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, और तब से ये प्रोग्राम बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स लेकर आया है, क्योंकि इसमें जो है, जो पुअर बच्चे थे वो भी आने लगे और उन्होंने भी रेगुलरली स्कूल अटेंड करना शुरू किया। और टीचर्स ने रिपोर्ट किया कि बच्चे पहले क्या होता था, लंच करने के लिए घर जाते थे और लौट कर ही नहीं आते थे, लेकिन मिड डे मील की वजह से उनकी जो अटेंडेंस है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और जो माएँ काम पे जाती हैं, बिकॉज यू नो दीज पीपल आर नॉट प्रिविलेज्ड पीपल, ऐसा नहीं है इनकी मम्मी की सुबह सुबह लंच बना के दे दें, है ना, या फिर ये बच्चे घर जाते हैं अपने खाना खाने के लिए, तो मम्मियों को लौट के आना पड़ता। प्लस देयर मदर्स मोस्टली क्या करती होंगी, यहाँ पे लेबर होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स व्हाट वी आर अज्यूमिंग, ज़्यादा से ज़्यादा माएँ, मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लेबर होंगी, मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो माएँ होंगी, ज़्यादातर जो माएँ होंगी वो लेबर्स होंगी, क्योंकि यही रूरल एरिया में होता है। फार्मिंग इज द मेन थिंग दैट वुमेन डू, मतलब कुछ ना कुछ तो दे आर डूइंग फिजिकल। ऑफिस में एसी चेयर्स तो नहीं मिली होंगी ना उन्हें, सो दे आर कमिंग, उन्हें इंटरप्ट होना पड़ता है, उनका काम इंटरप्ट होता है, उनके बच्चों को उन्हें फीड करना पड़ता है घर जाने के लिए। अब ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। इस प्रोग्राम की वजह से जो है बच्चे अपना खाना स्कूल में ही खा लेते हैं। इससे क्या होता है, पहला तो उनकी अटेंडेंस इंक्रीज होती है, दूसरा उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है प्रॉपर जो मिलना चाहिए, तीसरा ये जो प्रोग्राम है ये कास्ट प्रेजुडाइसेस को हटाने में, जो भी कास्ट प्रेजुडाइस हैं, लोअर कास्ट अपर कास्ट वाले, उनको हटाने में हेल्प करता है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। प्रेजुडाइस का मतलब पता है ना क्या होता है, जब हम ये मान लेते हैं कि मैं बेटर हूँ, हम किसी और से अपने आप को बेटर मानने लग जाते हैं कि आई एम बेटर, और ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। ठीक है, और बेसिक हमने इसके साथ इसको और डिटेल में हमने पढ़ा था क्लास 6 में। इफ यू फॉरगॉट, गो बैक टू दैट वीडियो एंड सी दैट। मुझे चैप्टर तो याद नहीं है, बट या मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे क्या है, मिड डे मील की वजह से सारे जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में कोई ऐसा कास्ट प्रेजुडाइस भी नहीं बचा। दलित औरतें भी जो हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है खाना बनाने के लिए, तो कास्ट ऐसा यहाँ पे कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। ये बहुत हेल्प करता है इस चीज़ को हटाने के लिए या कम करने के लिए। पर कई बार कई गाँव में मैंने देखा है कि लड़ाई हो जाती है इस बात पे कि हमारे बच्चे इन बच्चों के साथ खाना नहीं खाएंगे, या ये दलित औरत है, ये हमारे लिए खाना क्यों बना रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कहीं ना कहीं कई गाँवों में ऐसा नहीं होता है, तो अवेयर इज अवेयर। Next, the midday meal program also helps reduce hunger of the poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. This again, as I told you, nutrition and hunger वाला प्रॉब्लम भी यहाँ पे पूरा सॉल्व हो जाता है। तो हालांकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इक्वालिटी को इंक्रीज करने में, अपॉर्चुनिटी देने में, पर अभी भी बहुत कुछ है जो कि करना है, बहुत कुछ। मिड डे मील जैसे प्रोग्राम ने हेल्प करा है कि बच्चे इनरोल करें, अटेंडेंस लें, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन फिर भी कुछ बिग डिफरेंस है हमारे देश में आज भी उन स्कूलों में जो कि रिच बच्चे अटेंड करते हैं और उन स्कूल में जो कि पुअर बच्चे अटेंड करते हैं। आज भी आप जाके देख लो, एक इंटरनेशनल स्कूल देख लो और एक गवर्नमेंट स्कूल देख लेना अपने यहाँ का, you will know the difference, that it's not a big difference, it's a huge difference, humongous difference. Okay, that is such a big difference. एक के पास एसी क्लासरूम्स, एक के पास क्लासरूम्स में चेयर तक ढंग से नहीं है। You getting my point? और कहीं ना कहीं बच्चे जो टीचर्स हैं वो भी थोड़े थोड़े डिफरेंस तो आता है। I'm not saying सब में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आता है। Even today there are several schools in the country which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. In fact, कई schools आज भी ऐसे हैं जहाँ पे दलित बच्चों के साथ भी discrimination होता है और इन children को force किया जाता है कि वो unequal situations में जाएं, उनके साथ ऐसी inequality की जाती है जिससे उनकी dignity को harm होता है और इनकी डिग्निटी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, क्योंकि लोग रिफ्यूज कर देते हैं मानने से कि वो इक्वल है, जबकि लॉ भी कहता है कि आप सब इक्वल हैं।
सो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज दैट द एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। ये जो इतना कुछ होता है, यहाँ पे इतनी इनइक्वालिटी होती है, इसका मेन रीजन ये है कि एटीट्यूड जो है वो धीरे धीरे बदलता है। लोगों को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है, अगेंस्ट द लॉ है, लेकिन वो फिर भी लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते हैं उनके कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, उन्हें कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, क्योंकि या फिर वो औरतें हैं इसके बेसिस पे। और ये सब बंद कब होगा? जब लोग ये मान लेंगे कि कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से इंफीरियर नहीं है, और हर इंसान इक्वल है, हर इंसान को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए या किया जाना चाहिए, और हर इंसान जो है वो बराबर है। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। तभी जो ये प्रेजेंट एटीट्यूड है, आज का जो एटीट्यूड है, तभी चेंज हो सकता है। इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, और एक ऐसा स्ट्रगल है जिसमें सारे ही इंडिविजुअल, तो सारी कम्युनिटीज को जो भी है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यू ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट इनटू दिस, एंड इवेंचुअली वी विल रीड अबाउट दिस मोर एंड मोर। बट what you can do as a student, first of all learn about it, second of all implement it। बहुत ईजी चीज़ है, थोड़ी सी टफ भी है। दैट इज, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ भी हो रहा होता है तो यू हैव टू स्टॉप इट, एंड यू डू नॉट हैव टू बी द पार्ट ऑफ इट। एंड इफ समबडी इज डूइंग दैट, बी इट देयर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, और व्हाटएवर, यू हैव टू स्टॉप देम, राइट? अब लेट्स स्टडी अबाउट द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड अदर डेमोक्रेसीज। आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा सब इंडिया में ही होता है सारी इनइक्वालिटी, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पे होता है। काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी का स्ट्रगल चलता था और की इशू रहता था, कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी स्ट्रगल रहता था। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, उनके एंसेस्टर्स को, उनके जो पूर्वज थे, उन लोगों को स्लेव्स बना के लाया जाता था अफ्रीका से, उन्हें खरीदा जाता था, ठीक है? तो उस समय पे उन लोगों की जो ज़िंदगी थी काफ़ी अनइक्वली ट्रीट किया जाता था उन्हें। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। प्रायर टू दिस, अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड extremely unequally in the states and denied equality through the law। अच्छा, इनके साथ काफ़ी जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, और आज भी किया जाता है। कई जगह पे ऐसा होता है जैसा ये किया जाता है, और आज भी होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 1950 में एक मूवमेंट हुआ था उनके इक्वल राइट्स के लिए, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन ने किया था इससे पहले। लेकिन अभी भी इफ यू सी ब्लैक लाइव्स मैटर, राइट, कि क्यों आ रहा है हैशटैग, क्यों लाना पड़ रहा है, मैं इस सेंचुरी में भी क्यों लाना पड़ रहा है? दिस इज अ डिस्कशन टू बी ब्रॉट अप। सो बेसिकली क्या हुआ था, 1950s के टाइम पे अफ्रीकन अमेरिकन स्टेट में उन लोगों को काफ़ी अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। तब जब वो लोग बस से ट्रैवल कर रहे होते तो या तो उनको पीछे जाके बैठना पड़ता था, या फिर अपनी सीट पे से उठना पड़ता था जब भी एक वाइट इंसान बैठना चाहे तब, ठीक है? तो रोजा पार्क्स जो थी, शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। वो बहुत थकी हुई थी अपने काम से, वो बस में बैठी हुई थी, और उन्होंने एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी तुम्हें अपनी सीट। ये 1 दिसंबर 1955 की बात थी। तो उनका जो रिफ्यूज़ल था, उस दिन उस वजह से ह्यूज एजिटेशन हो गई। ये मतलब बात, ये मुद्दा उठाया गया कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, और उस बात में पूरा प्रोटेस्ट हुआ, हर चीज़ उन्होंने करी अनइक्वल वे से, जिस तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन को ट्रीट किया जा रहा था, और उसे कहा गया सिविल राइट्स मूवमेंट। सो जो सिविल राइट एक्ट है वो 1964 में उसने प्रोहिबिट कर दिया था डिस्क्रिमिनेशन रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, या नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे। उसने कहा था कि किसी भी तरीके का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के भी साथ। और ये स्टेट किया गया कि जो स्कूल है वो सभी बच्चों के लिए खुलेंगे, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए भी सेम स्कूल खुलेंगे, उन्हें सेपरेट स्कूल अटेंड नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कई जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे, उनको पूरेस्ट जो जगहें थी कंट्री की, वहीं रखा जाता था। वो लोग भी पुअर थे, उनको इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। उनके बच्चों को सिर्फ वो उसी स्कूल में भेज सकते थे, गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल की जो फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी बुरी थी, और पूर्ली क्वालिफाइड टीचर्स भी वहाँ पे थे। बजाय उन बच्चों के जो कि वाइट थे, वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, या फिर वो ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो प्राइवेट स्कूल जैसे ही अच्छे थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्लैक लोग हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन्हें अच्छी जगहों पे रहने नहीं दिया जाता, उन्हें अच्छा काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो आज भी उस समय पे दे वर अमंग द पुअरेस्ट पीपल, एंड देयर चिल्ड्रन कुड आल्सो नॉट स्टडी इन अ गुड स्कूल। सो यहाँ पे दिस इज रोजा पार्क, और उन्होंने इसे सीट देने से मना कर दिया है। So Rosa Parks is an African American woman who changed the course of American history with one defiant act। उन्होंने एक हिम्मत दिखाई और इस एक्ट को पूरे को चेंज किया। Basically, do I use basically a lot?
बट ओवरऑल यहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट दिस मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस प्रीटी वेल। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि एग्जर्ट दिया हुआ है आर्टिकल 15 में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जरूरी है, ठीक है। ये जरूरी है, इसको एक बार करना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिट कर दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन, आप भेदभाव नहीं कर सकते धर्म के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। The state shall not discriminate against any citizen on the grounds of only religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. No citizen shall, on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subjected to any disability, liability, restriction or condition. यानी कि आप इन सब के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे या किसी भी इसमें से बेसिस पे आप कोई डिसेबिलिटी नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, लाइबिलिटी नहीं लगा सकते, कंडीशन नहीं लगा सकते कि वो एक्सेस कर पाए शॉप्स को, पब्लिक रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को, या फिर जो भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेस है उसको, एंड या फिर और वो इस्तेमाल ना कर सके वेल्स को, टैंक्स को, बाथिंग घाट्स को, रोड्स को, जो पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन किया जाता है होली या पार्टली स्टेट के फंड के थ्रू, और जो कि जनरल पब्लिक के लिए डेडिकेटेड जगह है उसको। ओवरऑल यू कैन नॉट डिनाई एक्सेस टू एनी प्लेस जो कि अवेलेबल है पब्लिक के लिए, किसी भी और इंसान को, उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या किसी भी बेसिस के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये ओवरऑल एक एग्जर्प्ट है, एक थोड़ी सी समरी छोटा सा है अबाउट द आर्टिकल 15, छोटा सा उसका एक पार्ट है। नाउ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि कोई भी कंट्री भले ही वो कितनी भी डेमोक्रेटिक क्यों ना हो, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी, हमेशा ऐसी कम्युनिटीज़ होंगी, इंडिविजुअल्स होंगे जो कि इस आइडिया को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, ग्रेटर रिकॉग्निशन की कोशिश करेंगे इक्वालिटी के लिए, और कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ होगा। So central to this is the struggle for recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. ठीक है, in this book we are going to study this only and various aspects of our life, etc., etc. So overall inequality is bad and inequality is important, and how inequality is, किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव होता है, क्या क्या inequalities हैं, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी, right? And think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. So as we have seen पहली बात तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लो एक सेकेंड। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी, ठीक है, इसका मतलब है सारे लोग वोट दे पाएंगे। दूसरा, लेकिन क्या हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज थी सबके पास? नहीं थी ना प्रॉपर। कांता की स्टोरी में हमने देखा ना, उसको लाइन में खड़ा होना पड़ा ना। क्या ये मिल रहा है सबको इजीली एक्सेसिबल? नहीं मिल रहा। ओम प्रकाश के साथ क्या हुआ था? डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। किस बेसिस पे? उसकी कास्ट के बेसिस पे। क्या उसको एजुकेशन मिल रही है? नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के, एंड इक्वालिटी को लेकर के आना इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगर चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। नाउ दिस इज अ ग्लॉसरी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। ये इसको एक बार रीड करो, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसको जस्ट रीड इट आउट एंड जस्ट नो अबाउट दिस। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, देखो एक तो है ना डेमोक्रेसी, वाई इज अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट, ये करना, ठीक है, ये अटेम्प्ट करना है। However many words you feel like doing, उतना ही लिखो। पॉइंटर्स में लिखना चाहो पॉइंटर्स में लिखो, जब वन शॉट आएगा तब करेंगे। और क्लास 6 वाला वन शॉट आई एम वर्किंग ऑन इट, इट विल बी आउट इन 2 to 3 days, गिव मी सम टाइम, आई हैव वर्क टू डू, तो दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 ways in which आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी, अटेम्प्ट दिस। यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से इनइक्वालिटी को एड्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे पहला तो ये कि इन सारे बेसिस पे ये सब इनइक्वालिटी होती है, और यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस नहीं दिया जाता, यही सब है। फिर क्या है, इन वॉट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारीज। बस रीड अबाउट इट, ऐसा सच कुछ अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट जान लो। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, व्हाई डू यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? यू विल अटेम्प्ट दिस वन, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस वन। उसके बाद है
The government of India passes the Disabilities Act in 1955. This law states that the persons with disabilities have equal rights, and that the government should make possible their full participation in the society. So the government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream schools. This law also states that all public places, including buildings, schools, etc., should be accessible and provided with ramps. Read about it, as such, don't attempt it, okay? Just know this. So look at the photograph यहाँ पे पूरा इसको बस पढ़ लो एक बार इसको देख लो attempt जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें. So this was all for today's video students and now there's unit number 2 जिसमें हम state government और role of healthcare के बारे में पढ़ेंगे. ये video कल परसों तक आ जाएगी. Eventually we will finish this NCERT. So this was all that I had for you all. Study this chapter, know about this, attempt these questions and move forward with it. एक बार reading लगा लेना lecture देखने के बाद. This is all. Thank you for being here. Take care. Bye bye.